Audio Jungle. नमस्कार साथियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एमएसएन फॉर यू में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूरिन इनकॉन्टिनेंस पार्ट 2 की। सबसे पहले हमने इस पे पार्ट 1 में डिस्कस किया था। सबसे पहले उसका डेफिनेशन कि यूरिन इनकॉन्टिनेंस होता क्या है, उसके रिस्क फैक्टर, उसका प्रेवलेंस रेट क्या है। बाद में हमने डिस्कस किया था कि जो यूरिन इनकॉन्टिनेंस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स थे, जिसमें हमने पढ़े थे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, उसके बाद रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस, उसके बाद हमने ओवर एक्टिव या ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, उसके बाद हमने पढ़ा लास्ट में फंक्शनल और मिक्स इनकॉन्टिनेंस। उसके बाद हमने साइन एंड सिम्टम्स पढ़े। साइन एंड सिम्टम्स में डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स पढ़े, जिसके अंदर क्या होता है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी जो बढ़ जाती है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बेसिकली बहुत सारे होते हैं, जिसमें हमने जांच करवानी होती है। डॉक्टर भी हमें बहुत सारी जांचें लिखवाने के लिए बोलते हैं, तो वही जांचें हम इसमें आज पढ़ने वाले हैं कि हमें टाइम से कौन कौन सी जांचें करवानी चाहिए और हमें इसके इंडिकेशन क्या क्या ध्यान में रखते हुए फिजिकल एग्जामिनेशन हमें किस किस तरीके से करना चाहिए, जिससे क्या कि आप यूरिन की जो प्रॉब्लम है उसको अच्छे से पहचान सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों इसमें मैनेजमेंट इसका मेडिकल मैनेजमेंट, कौन कौन सी मेडिकेशन इसमें हम यूज करते हैं। देन उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर डाइटरी मैनेजमेंट। हम डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर हम भी पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट की डाइटरी मॉडिफिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं। बाद में पढ़ेंगे इसका एक्सरसाइज और लास्ट में पढ़ेंगे उसका सर्जिकल मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट पार्ट 2। तो सबसे पहले दोस्तों हम करते हैं इसमें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करने के लिए सबसे पहले डॉक्टर आपसे हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। वही हिस्ट्री कलेक्शन में पेशेंट से पूछा जाता है हिस्ट्री कलेक्शन में बेसिकली पेशेंट से पूछा जाता है कि कंडीशन कब से हो रही है। ठीक है, उनसे पूछा जाता है कि कोई प्रोस्टेट की प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई जो यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो पेशेंट को बताना होता है। ये बातें क्या है कि पेशेंट से छुपाई नहीं जाती है, पेशेंट को डॉक्टर को बताना होता है। साथ में पेशेंट को से पूछा जाता है कि कोई अगर उनकी प्रीवियस सर्जरी हुई है यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड, या कोई किडनी सिस्टम से रिलेटेड, या रीनल सिस्टम से रिलेटेड, उससे अगर रिलेटेड कोई सर्जरी हुई है तो वो भी पेशेंट से पूछी जाती है। बाद में उनसे पूछा जाता है कि अगर कोई इनकी क्या है कि कोई डिलीवरी, मतलब फीमेल से पेशेंट से पूछा जाता है कि कोई अगर उनसे डिलीवरी से रिलेटेड, या कोई क्या है कि उनकी कोई सर्जरी हुई है, या कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, जो उसके ऑर्गन होते हैं उसको निकलवाया है, मतलब क्या है कि उनको सर्जिकल के थ्रू निकलवाया गया है। जैसे हमने बात करी थी इसके जो इटियोलॉजिकल फैक्टर थे, स्ट्रेक्टमी मतलब क्या था कि यूट्रस को कंप्लीटली रिमूव किया गया। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी पेल्विस फ्लोर की जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो ब्लैडर की मसल्स होती हैं वो भी वीक हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट क्या होता है अपने यूरिन पे कंट्रोल नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि जो स्पिंटर्स होते हैं वो लूज पड़ जाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फिजिकल एग्जामिनेशन की। फिजिकल एग्जामिनेशन में अगर पेशेंट का कंटिन्यू यूरिन पास कर रहा है, यूरिन का लॉस हो रहा है, तो पेशेंट का क्या होगा, पेशेंट डिहाइड्रेशन में चला जाएगा। साथ में पेशेंट का वेट लॉस होगा। साथ में पेशेंट की आई जो देखेंगे वो श्रिंक हो जाएंगी, और पेशेंट की जो स्किन होगी वो ड्राई हो जाएगी। तो ये आप ये चीजें असिस्ट करेंगे। साथ में पेशेंट का क्या करेंगे आप, वाइटल साइंस और जो अदर वाइटल्स हैं वो भी आप मॉनिटर करेंगे। तो ये आ जाएगा फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू। देन इसमें आप ब्लड में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में आप पेशेंट का इन्फेक्शन चेक करेंगे। आप डब्ल्यूबीसी चेक कर सकते हैं, आप बन चेक कर सकते हैं। साथ में आप पेशेंट का क्या है कि टीएलसी काउंट कर सकते हैं चेक, और पेशेंट का इसमें आप आरबीएस भी चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं पेशेंट के यूरिन एनालिसिस की। ठीक है, यूरिन एनालिसिस का हम इसमें बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूरिन एनालिसिस करेंगे। देन इसमें हम यूरिन कल्चर भी करेंगे, ये भी सेम ऐसे ही होगा, यूरिन एनालिसिस और यूरिन कल्चर। देन इसमें हम बात करने वाले हैं पेशेंट के वॉइडिंग डायरी की। वॉइडिंग डायरी ये हमारे किस में आता है,
डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। वॉइडिंग डायरी का मतलब ये होता है, वॉइडिंग डायरी का मतलब ये होता है कि पेशेंट को जितनी भी यूरिन की फ्रीक्वेंसी है वो नोट करनी है, और उस फ्रीक्वेंसी में कितना यूरिन का लॉस हुआ है, कितना आउटपुट पेशेंट दे रहा है। अगर पेशेंट को बोलना है कि अगर उसका ड्रॉप ड्रॉप करके यूरिन पास हो रहा है खांसते टाइम, या कोई वजन उठाते समय, या छींकते समय, जिसको हम स्नीजिंग बोलते हैं, उस टाइम पे पेशेंट का अगर यूरिन लॉस हो रहा है तो वो किस में नोट करना है, पेशेंट को वॉइडिंग डायरी में नोट करना है। और साथ में पेशेंट को बताना है कि उसने कितना इनटेक लिया है और कितना आउटपुट दिया है। तो पेशेंट के ये इतना चीज आइडियल, जितना ये लिखेगा पेशेंट डायरी में, ये अपने फिजिशियन को बताना है, यूरोलॉजिस्ट को बताना है। और इन चीजों से एक आइडिया, एक रफ आइडिया लग जाता है कि पेशेंट को प्रॉब्लम एक्चुअल में हो क्या रही है। देन हम बात करेंगे इसके बाद कफ स्ट्रेस टेस्ट की। अब कफ स्ट्रेस टेस्ट क्या करते हैं? कफ स्ट्रेस टेस्ट ऐसे होता है कि जब पेशेंट को कोई इनग्वाइनल एरिया की प्रॉब्लम होती है, या फिर क्या है कि यूरिन इनकॉन्टिनेंस से प्रॉब्लम रिलेटेड होती है, या यूरेथ्रा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, पेशेंट को फिजिशियन बोलता है कि वो सीएसटी कलेक्ट करता है कि आप खांसिए, कफ करने के लिए बोलते हैं। जैसे पेशेंट खांसने की कोशिश करता है तो उसका क्या होता है कि यूरिन पास हो जाता है, ड्रॉप ड्रॉप करके यूरिन पास हो जाता है। और उसी चीज को असिस्ट करने के लिए पेशेंट का क्या कराते हैं, कफ स्ट्रेस टेस्ट कराया जाता है, और पेशेंट को खांसने के लिए बोला जाता है। दूसरा ये टेस्ट हम करते हैं हाइड्रोसील की प्रॉब्लम में। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट का क्या होता है कि जो पेशेंट के टेस्टिस होते हैं, जो हाइड्रोसील्स की प्रॉब्लम होती है, जिसको हम ओर्चाइटिस भी बोलते हैं, उस कंडीशन में भी ये कराया जाता है कि पेशेंट को क्या है, खांसने के लिए बोला जाता है, और पेशेंट के जो टेस्टिस होते हैं उनका साइज देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में हम बेसिकली इसकी 3-4 मेडिकेशन पढ़ेंगे जो आपको बहुत जरूरी है, एग्जाम में आती रहती है कि मेडिसिन हम किस चीज के लिए यूज करते हैं और इसका एक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले जो मेडिकेशन होने वाली है मेडिकल मैनेजमेंट में, अल्फा एड्रिनर्जिक। ठीक है साथियों, अल्फा एड्रिनर्जिक, ये इसके अंदर मेडिकेशन होने वाली है। देन इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मिडोड्रिन। फर्स्ट मेडिकेशन कौन सी है, मिडोड्रिन। दूसरी इसके अंदर मेडिसिन है सूडो एफिड्रिन। अब ये मेडिकेशन करती क्या है, ये मेडिकेशन क्या करती है साथियों, ये पेशेंट के यूरेथ्रा के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती है। इसमें आपको बस इतना समझना है, ये क्या करती है, यूरेथ्रा के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती है। जो कॉन्ट्रैक्शन लूज होते हैं, जो स्पिंटर हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल स्पिंटर जो होते हैं वो लूज हो जाते हैं, तो उनको क्या करती है, वहां की जो लाइनिंग होती है उनको, उनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देती है, स्क्वीज कर देती है। जिससे क्या होगा, जो यूरिन का पाथ होता है वो नैरो हो जाएगा, और ये थोड़ी समस्या क्या हो सकती है, कम हो सकती है। बाद में क्या करता है साथियों, बाद में ये क्या करती है मेडिसिन, ये यूरेथ्रल को कर देती है, यूरेथ्रल पाथवे को क्या करती है, रजिस्ट कर देती है, या उसकी
रेजिस्टेंसी को इंक्रीज कर देती है। ठीक है साथियों, ये यूरेथ्रल के पाथवे को या यूरेथ्रा को उसकी रेजिस्टेंस को बढ़ा देती है। अब नेक्स्ट मेडिकेशन होने वाली है एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन आपने पहले भी पढ़ी होगी, बहुत सारी मेडिकेशन आप पढ़ते जाते हैं। तो इसके अंदर जो मेडिकेशन आने वाली है यार क्या है, इसके अंदर जो मेडिकेशन आने वाली है साथियों वो है ऑक्सीब्यूटिन। फर्स्ट मेडिकेशन ऑक्सीब्यूटिन, दूसरी मेडिकेशन है ट्रोस्पियम क्लोराइड। ट्रोस्पियम क्लोराइड और तीसरी मेडिकेशन है टोल्टेरोडाइन। टोल्टेरोडाइन जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डेट्रोल। नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, इसको हम क्या बोलते हैं, बाजार में किस नाम से मिलती है, डेट्रोल के नाम से। ठीक है, ये डेट्रोल है, डेटोल नहीं है। डेटोल अलग आती है एंटीसेप्टिक शॉप, ये है डेट्रोल। ठीक है, और इसका नाम क्या है, केमिकल इसके अंदर जो है वह है टोल्टेरोडाइन। अब इन मेडिकेशन का काम क्या है दोस्तों, ये क्या करती है मेडिकेशन, जो हमारे एंटीकोलिनर्जिक होते हैं, जो हमारा क्या होता है एसिटाइल कोलिन होता है, उसके जो उसका सिक्रेशन होता है उसको कर देती है ब्लॉक। अब इसका काम क्या होता है एसिटाइल कोलिन का, ये आपके ब्रेन में जाकर ये ट्रिगर करता है कि यूरिन को इंक्रीज करने के, यूरिन की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने के लिए, और ब्लैडर को उसका क्या है कि उसका ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए। और जैसे ही ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली यूरिन की अर्जेंसी होगी और पेशेंट यूरिन पास करता है। और पेशेंट को वैसे ही क्या है, प्रॉब्लम पहले से ही क्या है कि उसका जो स्पिंटर है वो लूज हो रखे हैं, जो उसकी मसल्स फाइबर है वो लूज हो रखे हैं, जो इनर लाइन है यूरेथ्रा की वो लूज हो रखी है। और जैसे ही ब्लैडर क्या होगा, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यूरिन पेशेंट पास कर देता है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं दोस्तों, हम एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन देते हैं, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ी है, सबसे पहली ऑक्सीब्यूटिन पढ़ी है, ट्रोस्पियम क्लोराइड पढ़ी है, साथ में हमने पढ़ी है टोल्टेरोडिन, जिसको हम बोलते हैं डेट्रोल। ये मेडिकेशन क्या करती है, ये जो हमारा एसिटाइल कोलिक न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसको ब्लॉक करती है, उसके सिक्रेशन को ब्लॉक कर देती है। कहां पर जाके, आपके ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है। ठीक है साथियों, तो ये क्या है, ये कुछ मेडिकेशन है। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं पेशेंट का क्या है कि अगर पेशेंट को इन्फेक्शन है, पेशेंट को अगर यूटीआई का इन्फेक्शन हो रहा है, कंटिन्यू यूरिन पास करते हो, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होने वाला, क्योंकि हमारा क्या है जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, अब बॉडी के अंदर रुकेगा। तो अब क्या कर रहा है पेशेंट को आपने एंटीबायोटिक देनी है। एंटीबायोटिक कौन सी दे सकते हैं आप, सबसे पहले पेशेंट की जो एंटीबायोटिक यूटीआई इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक हमने बताई थी सबसे पहले यूटीआई इन्फेक्शन के अंदर, वो होती है ऑफ्लॉक्सासिन और नॉरफ्लॉक्सासिन। ठीक है, 400 mg में मेडिकेशन आती है। साथ में आप पेशेंट को दे सकते हैं कि अगर फीवर को, पेशेंट को फीवर है तो फीवर के लिए आप एंटीबायोटिक दे सकते हैं, जिसकी डोज होने वाली है 500 से 1000 mg बीडी दे सकते हैं। मतलब क्या है कि सुबह शाम या दिन में 2 बार दे सकते हैं। साथ में अगर पेशेंट को एसिडिटी की प्रॉब्लम है या कोई ऐसी क्या कि पेट में कोई गैस बन रही है तो पेशेंट को साथ में आपको देनी है पेंटाप्राजोल या पेंटोप डीएसआर के नाम से मेडिकेशन आती है, या ओमिप्राजोल भी आप दे सकते हैं। 20 mg और 40 mg में आती है। ओमिप्राजोल 20 mg, पेंटाप्राजोल जो आती है वो 40 mg में आती है। इसका आप इंजेक्टेबल फॉर्म में भी ले सकते हैं, साथ में क्या है कि इसका आप ओरल टाइप भी ले सकते हैं। अगर आपके पास इतने और कोई ऑप्शन है तो आप मेडिकेशन दे सकते हैं रेंटेक। ठीक है साथियों, रेंटेक, रेनिटीन या सिमेटिडिन, आप H2 ब्लॉकर रिसेप्टर भी दे सकते हैं। ये किस्म आती है हमारी, सब एंटासिड के अंदर आती है। साथ में हमने मेडिकेशन पढ़ी है अल्फा एडनर्जिक, साथ में एंटीकोलिनर्जिक, जिसके अंदर ऑक्सीब्यूटिन, ट्रोस्पियम और हमने टोल्टेरोडाइन पढ़ी है। अब बात करते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बाद अब बात करने वाले हैं इसके डाइटरी मॉडिफिकेशन की या डाइटरी मैनेजमेंट की। तो इसका जो डाइटरी मैनेजमेंट होने वाला है साथियों, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जितने भी आप ये फूड लेते हैं, कौन से फूड, कैफीन रिच फूड। और अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमारे लेक्चर कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि मैं कौन से फूड्स की बात कर रहा हूँ, किसमें कैफीन ज़्यादा आता है।
तो सबसे पहले जो आते हैं अब क्या हो रहा है, इसमें हमें करना है अवॉइड कैफीन रिच फूड। अब कैफीन किसके अंदर होता है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा चॉकलेट के अंदर हाई अमाउंट में कैफीन होता है, दूसरा कॉफी के अंदर, ठीक है। तीसरा हम बात करें जितने भी क्या है ये सोडा ड्रिंक आते हैं, जैसे बेवरेज ड्रिंक्स आते हैं, जैसे कोका कोला, थम्स अप, ये जो आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, इसमें क्या होता है, सब कैफीन होता है। बाद में अगर पेशेंट अगर कोई नारकोटिक्स वगैरह का यूज कर रहा है तो वो भी हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। जैसे अल्कोहल का हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि क्या करता है ये हमारी जो ये ब्लैडर इरिगेशन को बढ़ा देता है। साथ में क्या होगा, पेशेंट को हमें अवॉइड करने देना है सिट्रस फ्रूट, ठीक है। पेशेंट को साथ में अवॉइड करना है विटामिन सी, ठीक है साथियों। स्पाइसी फूड के लिए भी हमें क्या करना है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर देना है, और कार्बोनेटेड वाटर भी, ठीक है। तो ये कुछ फूड्स हैं जिसको हमें क्या करना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है, किसी पेशेंट के लिए रेस्ट्रिक्ट कर देना है। ठीक है साथियों, ये क्या है, हमारी डाइटरी मॉडिफिकेशन है। अगर हम बात करें और अदर मैनेजमेंट की जो नॉन फार्माकोलॉजिकल रिलेटेड है, तो उसमें हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, पेशेंट को हम पेशेंट को हम एडवाइस करेंगे वो क्या करे, अपनी ब्लैडर रिट्रेनिंग करे। ब्लड रिट्रेनिंग का मतलब है कि जब भी पेशेंट को क्या है कि यूरिन होने की इच्छा हो रही है, यूरिन पास करने की अर्जेंसी हो रही है, तो पेशेंट को क्या करना है कि वो उसको होल्ड करने की कोशिश करे। समझ आया, क्या करना है, पेशेंट को आपको एडवाइस करना है कि जब भी उसको यूरिन की अर्जेंसी हो, उसको उसको कंट्रोल करना है, कि कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा कंट्रोल करना है, ये नहीं पूरे कंट्रोल कर रहा है, ऐसा नहीं है। अगर पेशेंट को बार बार यूरिन पास करने की अर्जेंसी हो रही है तो उसको बोलना है कि पेशेंट को कि आप थोड़ा सा होल्ड करने के बाद क्या करना है, आपको यूरिन पास करना है। दूसरा हम बात करेंगे पेशेंट की, क्या है कि आप बिहेवियरल थेरेपी आप लगा सकते हैं। बिहेवियरल थेरेपी देखा जाता है कि बच्चों को भी सिखाई जाती है, तो उसमें क्या करना है, आप बिहेवियरल थेरेपी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में हमें पेशेंट को क्या एडवाइस करना है एक्सरसाइज के लिए। इसके लिए जो बेस्ट एक्सरसाइज है, जो बेनिफिशियल होने वाली है यूरिन इनकॉन्टिनेंस के लिए, वो एक्सरसाइज है कीगल एक्सरसाइज। अभी मैं बता देता हूँ। कीगल एक्सरसाइज क्या है कि बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाली है यूरिन इनकॉन्टिनेंस वाले पेशेंट के लिए, क्योंकि क्या करता है कि जो पेशेंट की पेल्विस फ्लोर की जो मसल्स होती हैं, जो हमारा लोअर एरिया होता है, उसमें क्या होता है कि हमारे पेल्विस फ्लोर होता है, जिसकी जो मसल्स हो जाती है वो किसी कारण से वीक हो जाती है। वीक किस कारण हो जाती है
कि जो फीमेल पेशेंट होती है उनकी किसी की कोई सर्जरी हुई है, हिस्टेरेक्टमी से रिलेटेड कोई हुई है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जैसे एज फैक्टर, हमने बोला था कि एज एक ऐसा फैक्टर है जिसके अंदर क्या होती है कि हमारी मसल धीरे धीरे क्या होने लगती है, श्रिंक होने लगती है, और उनकी जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो मसल्स में कमजोरी आने लगती है। तो उन पेशेंट को करना क्या है कि कीगल एक्सरसाइज आप एडवाइस कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को कुछ टाइम के लिए 10 से 15 मिनट कीगल एक्सरसाइज करनी होती है, जिससे क्या होता है जो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को आपको कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। 3 से 4 दिन में आपको ये इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, और पेशेंट क्या करेगा, धीरे धीरे अपने यूरिन पे कंट्रोल पाना स्टार्ट कर देगा। तो बेस्ट एक्सरसाइज मैं मानूंगा इसको कीगल एक्सरसाइज फॉर द यूरिन इनकॉन्टिनेंस पेशेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, अगर कंडीशन ये ज्यादा सीवियर है, ठीक है दोस्तों, कंडीशन अगर ज्यादा सीवियर है तो आप क्या कर सकते हैं, आपके मन में आ रहा होगा, आपको सीधे सीधे करना है कैथेटराइजेशन। क्या करना है, कैथेटराइजेशन करना है। अब कैथेटराइजेशन भी क्या आते हैं कि एक तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वाले आते हैं, ट्यूब लाइक, दूसरा है कॉन्डोम कैथेटर। ठीक है, तो ये दो कैथेटर हम यूज कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको पेशेंट को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की कंडीशन मिलती है, अगर आपको पेशेंट को यूटीआई से बचाना है और प्रोलॉन्ग टाइम के लिए लगाना है, तो पेशेंट को आप एडवाइस करें कि पेशेंट को क्या लगाना है, कॉन्डोम कैथेटर लगा सकते हैं। देन उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, यूरोबैग कनेक्ट कर सकते हैं। मैं कॉन्डोम कैथेटर का यहाँ पे सामने एक इमेज डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं कि जो कॉन्डोम कैथेटर होते हैं वो किस तरह के होते हैं और किस तरीके से क्या है कि उनके साथ जो यूरो बैग होते हैं, जो आर्टिफिशियल पेशाब की थैली होते हैं, उनको किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है, वो सामने मैं इमेज एक डाल दूंगा, आप वहां पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसके सर्जिकल मैनेजमेंट की। सर्जिकल प्रोसीजर, जो इसमें सबसे पहले सर्जरी होने वाली है वो सबसे पहले होती है, हम पेशेंट को मिनिमम इंसिजन देने की कोशिश करते हैं, तो वो होने वाली है स्लिंग प्रोसीजर। एग्जाम में पूछा जाता है बार बार कि स्लिंग प्रोसीजर क्या होता है, तो मैं आपको बताऊंगा और किस लिए किया जाता है। स्लिंग प्रोसीजर एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर जो यूरेथ्रा की मसल्स होती हैं, जो हमारे यूरेथ्रा की जो मसल्स कौन सी, जो हमारे उसके स्पिंटर होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। यूरेथ्रा के अंदर कितने स्पिंटर होते हैं, दो, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो उसकी जो मसल्स होती हैं उनको रिपेयर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्लिंग प्रोसीजर का। अब बात करते हैं ये बनते किस चीज के हैं या किस चीज के हम यूज कर सकते हैं। तो ये यूज होते हैं दोस्तों, एक तो होते हैं हमारे एब्डोमिनल टिश्यू के, ठीक है जी, और दूसरे होते हैं ये सिंथेटिक टिश्यू के। ठीक है, अब ये हम क्या करते हैं, पेशेंट के अंदर यूरेथ्रा के अंदर इंसर्ट करते हैं, जिससे क्या है कि पेशेंट के यूरेथ्रा की जो मसल्स होती हैं वो थोड़ा रिकवर होनी स्टार्ट हो जाती है। दूसरा हम सिंथेटिक टेप या सिंथेटिक टिश्यू टेप, टेप, ठीक है, इसको हम सिलिंग टेप भी बोलते हैं। बहुत माइनर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। दूसरी सर्जरी की हम बात करते हैं, बल्क बल्क एजेंट, या फिर हम बात करते हैं
कोलेजन एजेंट या कोलेजन इंजेक्शन। कोलेजन इंजेक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है बल्क। मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं क्या है कि हमें कुछ ना कुछ बल्क करना है। किसका यूज करके? कोलेजन का यूज करके या कोई अदर मटेरियल का यूज करने। अब इसके अंदर क्या होता है, ये बेसिकली जो प्रोसीजर है इसमें पेशेंट किसके लिए होता है, ये जो आउट पेशेंट होते हैं। आउट पेशेंट कौन से? जो क्या है कि डे केयर के पेशेंट होते हैं या ओपीडी पेशेंट होते हैं, उनके लिए प्रोसीजर किया जाता है। बेसिकली जो प्रोसीजर होता है ये लोकल एनेस्थीसिया के अंदर किया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया के अंदर कैसे क्या है कि दो, जिसके अंदर क्या है कि 3 से 4 घंटे का थोड़ा सा क्या है कि जो सेंसेशन है वो लॉस किया जा सके। अब इसके अंदर क्या करते हैं हम, इसमें कोलेजन मैट्रिक्स या कोलेजन का यूज करते हैं इंजेक्टेबल फॉर्म में। देन हम क्या करते हैं, इसके यूरेथ्रा के चारों तरफ इसको इंजेक्ट कर देते हैं। समझ आया? जैसे क्या है कि आपने कोई आपने पार्टिकल्स लिया और आप क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, और वहां से क्या है बैलून लाइक स्ट्रक्चर फूल जाती है, निकलने लगती है। तो वैसे ही हमें क्या करना है, जो यूरेथ्रा का जो चारों तरफ का जो एरिया है उसके अंदर हमें क्या करना है, इंजेक्टेबल फॉर्म में कोलेजन को इंजेक्ट कर देना है। और किसके अंदर में करना है, ये हमें लोकल एनेस्थीसिया के अंदर। तो क्या होगा कि बाहर से वहां से क्या होगा, बैलून लाइक स्ट्रक्चर उस पर प्रेशर डालना स्टार्ट कर देगी, जिससे क्या होगा, जो यूरेथ्रा का जो साइज है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे नैरो हो जाएगा। पेशेंट को वो प्रॉब्लम जो यूरिन इनकॉन्टिनेंस की है, जो इनवॉलेंट्री लॉस जो हो रहा है पेशेंट के यूरिन का, वो नहीं हो पाएगा। तो ये किसके लिए है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के लिए। अब बात करते हैं तीसरी सर्जरी की। अब इसके अंदर क्या होगा, ये बेसिकली जो है अर्ज इनकॉन्टिनेंस के लिए है। अर्ज इनकॉन्टिनेंस, जिसमें क्या हो रहा था, पेशेंट को नीड तो हो रही है, उसको अर्जेंसी तो हो रही है यूरिन पास करने की, पर पेशेंट क्या है कि अपने ब्लेडर कैपेसिटी को होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो इसके अंदर में क्या करना है, ब्लेडर की कैपेसिटी को होल्ड, कैपेसिटी को बढ़ा देना है। ब्लेडर की कैपेसिटी को बढ़ाना है। अब बढ़ाएंगे किस तरीके से, अब मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से बढ़ाएंगे। अब हमको बढ़ाना है ये कि इसमें जो हमारी सैक्रल नर्व होती है उसका हमें क्या करना है, मॉड्यूलेशन करना है। समझ आ गया? किसके अंदर, ये सिर्फ किसके लिए, अर्ज इनकॉन्टिनेंस के पेशेंट के लिए है, जिसके में क्या करना है, जिसके अंदर सैक्रल नर्व का मॉड्यूलेशन करना है जी। ठीक है, सैक्रल नर्व का इसमें मॉड्यूलेशन किया जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इंक्रीज ब्लैडर कैपेसिटी। तो पेशेंट की क्या हो जाएगी, इसमें जो उसकी ब्लैडर कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब इसके अंदर हम कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं जिसकी वजह से ब्लैडर कैपेसिटी बढ़ती है, तो वो होता है साथियों, मैं यहां पे लिख रहा हूं, वो होता है न्यूरोटॉक्सिन्स एजेंट। अनदर नेम इसका होता है ड्यूटेनियम टॉक्सिन। ठीक है, इन एजेंट का हम इंजेक्टेबल फॉर्म में यूज करते हैं, जिसके हम क्या करते हैं, सैक्रल नर्व का मॉड्यूलेशन करते हैं। किस कारण, किसके लिए हम करते हैं, ब्लैडर की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। और उसके अंदर क्या होता है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस के अंदर पेशेंट को नीड तो हो रही है यूरिन पास करने की, पर क्या है कि ब्लैडर कैपेसिटी कम होने के कारण क्या है, वो टॉयलेट तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट यूरिन पास कर देता है। समझ आ गया? तो ये दोस्तों क्या था, हमारा मैनेजमेंट था, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा है, डाइटरी मॉडिफिकेशन पढ़ा है, जिसके अंदर हमने कुछ इसका मेडिकल मैनेजमेंट पढ़ा है, कुछ एक्सरसाइज पढ़ी है, जिसमें मेन एक्सरसाइज जो है इसकी कीगल एक्सरसाइज होती है, जिससे क्या होता है, जो हमारी पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती हैं
वो स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाती है। साथियों, आज हमने पढ़ा है इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसके अंदर हमने यूरिन एनालिसिस, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, यूरिन कल्चर और हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन और वॉइडिंग डायरी के बारे में बताया। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट सिस्टम की। नेक्स्ट सिस्टम में कंडीशन होने वाली है हमारी रीनल कैलकुलाई। कल इससे पहले मैं वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए डेंगू की, जो आजकल का ट्रेंड में चल रही है कंडीशन, कम्युनिकेबल डिजीज है, जिसमें मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल का आनंद लीजिए। थैंक यू दोस्तों।